हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी स्टडी। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त महीने के लास्ट वीक की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस के अंदर 1 से लेकर 21 अगस्त की सारी करंट अफेयर्स को कवर कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पर 22 से लेकर 31 अगस्त की जो करंट अफेयर्स है इसको हम इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इन 10 दिनों के अंदर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम MCQs के रूप में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। इसमें मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले दुनिया के सबसे पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यानी कि दुनिया के पहले व्यक्ति कौन हैं जिनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर हो गई है? तो इनको आप पहचानते हैं, ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जेफ बेजोस। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये अमेजन कंपनी के मालिक हैं। इसकी स्थापना इन्होंने ही की थी और आज के समय इसके CEO भी यही हैं। तो इनकी संपत्ति 200 अरब डॉलर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 2, पोलियो मुक्त घोषित होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का अंतिम देश कौन सा बना है? तो क्वेश्चन पढ़कर आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी कि अफ्रीका महाद्वीप में सिर्फ एक ही देश बचा था जहां पर पोलियो मौजूद था, यह है नाइजीरिया। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर पिछले 4 सालों के अंदर कोई भी मामला सामने नहीं आया था। दरअसल क्या है कि जो WHO है, अगर किसी भी देश में पिछले 4 सालों के अंदर पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आता है तो फिर उसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। तो नाइजीरिया के अंदर साल 2016 में आखिरी मामला सामने आया था। उसके बाद से यहाँ पर कोई भी मामला सामने नहीं आया। तो नाइजीरिया को डिक्लेयर करते ही पूरा का पूरा जो अफ्रीका महाद्वीप है इसको पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत को 2014 में ही पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। तो आज के समय केवल दुनिया में 2 ही देश बचे हैं जहाँ पर पोलियो मौजूद है। एक तो है पाकिस्तान और दूसरा है अफगानिस्तान। पोलियो जो है ये एक संक्रामक बीमारी है, ये वायरस से होती है और जनरली ये बच्चों में ही देखा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बड़ों में हो नहीं सकता, लेकिन ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखा जाता है। इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी आ जाती है, इसलिए इसका कोई इलाज नहीं है। बस इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि इससे बचाव किया जाए। इसके लिए इसका टीकाकरण किया जाता है और इसका जो टीका है उसको डिस्कवर किया था जॉन साल्क ने। और 1988 के अंदर WHO ने इसके लिए उन्मूलन कार्यक्रम शुरू कर दिया था। तो आज के समय लगभग ये पूरी दुनिया से खत्म हो चुका है, लेकिन सिर्फ 2 देश बचे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। किस राज्य में प्रतीक्षा नाम की पहली समुद्री एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल। तो केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। आपने कई बार सुना होगा, जब भी तूफान आता है तो जो मछुआरे होते हैं वो समुद्र में ही फंस जाते हैं, फिर उनको निकाला जाता है। तो इस तरह की जो समुद्री आपदाएं आती हैं उस दौरान जो मछुआरे होते हैं उनकी जान बचाने के लिए इस समुद्री एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसको केरल के सिर्फ एक ही ज़िले में लॉन्च किया गया है, तिरुवनंतपुरम में। केरल में ऐसी ही 2 और एम्बुलेंस बनाई जा रही हैं। एक का नाम है प्रत्याशा, इसको लॉन्च किया जाएगा एर्नाकुलम ज़िले में, और दूसरी का नाम है करुण्या, KARUNYA, इसको लॉन्च किया जाएगा कोझिकोड ज़िले में। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो RBI के हिसाब से मौजूदा वित्तीय वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ रेट होगी -4.5%। इसका मतलब यह है कि जो भारत की GDP है ये बढ़ने की बजाय 4.5% से सिकुड़ जाएगी। ऐसे ही आपको पता होगा फिच रेटिंग्स ने बोला है -10.5%, और भारत की जो इंडिया रेटिंग्स एंड रेटिंग्स है इसने बोला है -11.8%। तो ये लेटेस्ट अनुमान जारी किए गए हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो इस साल टोक्यो ओलंपिक होने वाला था जापान के अंदर, अब इसको 2020 में भेज दिया गया है। यानी कि 1 साल के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंपनी भारतीय टीम को स्पॉन्सर करेगी। तो टोक्यो ओलंपिक में जो भारत की टीम जाएगी इसका स्पॉन्सर होगी आइनॉक्स ग्रुप। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ
क्योंकि आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। भले ही ये जो स्पोर्ट इवेंट है 2021 में होगा, लेकिन इसके नाम की जो ब्रांडिंग होगी ये टोक्यो ओलंपिक 2020 के नाम से ही होगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा है 2020 न कि 2021। ओके, इसके लिए दो शुभंकर हैं, एक का नाम है मिराई टोवा और दूसरे का नाम है सोमाइटी। और इसका मोटो भी याद रखिए, इसका मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन। हाल ही में किस देश ने एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अनावरण किया है? यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसका नाम रखा गया है शहीद कासिम सुलेमानी। तो इनका नाम सुनते ही आपके दिमाग में आंसर आ गया होगा, आंसर होगा ईरान। क्योंकि ये जो कासिम सुलेमानी हैं ये ईरान की कुड्स फोर्स के प्रमुख थे और इनको इसी साल की शुरुआत में 3 जनवरी के दिन अमेरिका ने इराक की राजधानी बगदाद में इनको एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। तो इसीलिए ईरान ने इनके सम्मान में एक मिसाइल का अनावरण किया है जिसका नाम रखा है शहीद कासिम सुलेमानी। ये एक सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता है 1400 किलोमीटर। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के इस समय राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। यहाँ की करेंसी है रियाल और अभी रियाल का नाम बदल करके तोमान कर दिया गया है और एक तोमान की वैल्यू 10,000 रियाल के बराबर होगी। तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखना है। इनमें से किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य संबंधी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते होंगे, शिंजो आबे जो हैं ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सबसे पहली बार 2006 में जापान के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन उस समय ये केवल 1 साल के लिए ही रहे। लेकिन उसके बाद जब ये दूसरी बार 2012 में बने तो फिर उसके बाद ये लगातार अभी तक रहे और ये जापान के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पर 2021 में ओलंपिक्स भी होंगे। ये दुनिया के सबसे महंगे शहरों में आता है और ये जिस नदी के किनारे बसा हुआ है इसका नाम है अराकावा। वैसे आपको बता दूं, जापानीज लैंग्वेज में कावा शब्द का मतलब होता है रिवर। तो अगर किसी भी नदी में आपको कावा शब्द देखने को मिल जाए तो इसका मतलब वो जापान की नदी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जो डीआरडीओ के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी, इनका कार्यकाल हाल ही में 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ये अगस्त 2018 में डीआरडीओ के चेयरमैन बने थे 2 साल के लिए। तो इस साल अगस्त महीने में इनका 2 साल का कार्यकाल कंप्लीट हो गया था। तो अभी इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब अगले 2 साल तक ये डीआरडीओ के चेयरमैन बने रहेंगे। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में ही जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा की भी स्थापना 1958 में ही हुई थी। और डीआरडीओ और नासा के बनने के ठीक 11 साल बाद भारत की स्पेस एजेंसी का जन्म हुआ था, यानी कि इसरो। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि वित्तीय समावेशन के लिए भारत का जो राष्ट्रीय मिशन है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जिसको इस मकसद से शुरू किया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वित्तीय सेवाएं आसानी से पहुंचाई जा सकें। तो आपको ये बताना है कि ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसको 28 अगस्त 2020 को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो ये जो योजना है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को अनाउंस किया था और इसके ठीक 13 दिन बाद 28 अगस्त 2014 को इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो अभी इसको 6 साल कंप्लीट हो गए हैं और इन 6 सालों में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 40 करोड़ 35 लाख खाते खोले गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। किस राज्य ने सभी सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए ही आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया है कि राज्य की जितनी भी सरकारी नौकरियां होंगी वो सिर्फ मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए ही होंगी। हालांकि ये बिल्कुल भी सही स्टेप नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बोला है कि इसके लिए जो भी जरूरी कानून होंगे वो भी ये लेकर आएंगे। 2020 के लिए अर्जुन पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 27। वैसे आपको बता दूं, इस साल जो कमेटी बनाई गई थी इसके लिए, खिलाड़ियों का चयन करने के लिए, उसमें 12 सदस्य थे और मुकुंदकम शर्मा उसके हेड थे।
तो इन्होंने टोटल 29 नामों की सिफारिश की थी अर्जुन पुरस्कार 2020 के लिए। लेकिन जब खेल मंत्रालय के पास ये लिस्ट गई तो इसमें से 2 नाम इन्होंने रिमूव कर दिए। एक तो है भारत की पहलवान साक्षी मलिक और दूसरी हैं भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि इन दोनों ही खिलाड़ियों को भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार दिया जा चुका है, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसलिए इनको अर्जुन पुरस्कार देने की जरूरत नहीं समझी गई, इसलिए इनका नाम रिमूव कर दिया गया। तो इस बार केवल 27 खिलाड़ियों को ही अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, जैसे कि भारत के 2 फेमस शूटर मनु भाकर जो कि हरियाणा से हैं और सौरभ चौधरी ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैं। तो इनको इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा भारत के 2 क्रिकेटर ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा इनको भी इस बार अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ऐसे ही भारत के मशहूर तीरंदाज अतानु दास, भारत की महान धावक द्युति चंद, हॉकी प्लेयर आकाशदीप सिंह और भारतीय बास्केटबॉल टीम के सबसे युवा कप्तान विशेष भृगवंशी। वैसे आपको पता होगा इनके ऊपर हाल ही में एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है विशेष कोड टू विन, और उसको लिखा था निरुपमा यादव ने। तो ये भी आपको याद रखना है, ये बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इनके अलावा भारत के मशहूर पहलवान राहुल अवारे, मुक्केबाज लोवलीना बोरगोहेन, और इन दोनों खिलाड़ियों के नाम तो आपको ज़रूर याद रखने, क्योंकि गोल्फ और रोइंग जैसे खेलों का भारत में बहुत ही कम चलन है। उसमें भी इन खिलाड़ियों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे कि भारत की गोल्फर हैं अदिति अशोक और भारत के नौकायन से संबंधित हैं दत्तू बब्बन भोकानल। तो टोटल 27 में से यहाँ पर मैंने आपको 12 सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के नाम बताए हैं जो कि आपको याद रखने। ये ज़्यादातर आपने इनको न्यूज़ में भी सुना होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो ये इस बार 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। इनमें से 2 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु जो कि तमिलनाडु से हैं, और आपको पता होगा 2016 के अंदर जो पैरा ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाया था। ये हैं मरियप्पन थंगावेलु। इसके अलावा मणिका बत्रा, भारत के टेबल टेनिस प्लेयर मणिका बत्रा, विनेश फोगाट भारत के पहलवान और भारत की हॉकी टीम के समय कप्तान रानी रामपाल। तो ये है मणिका बत्रा जो कि दिल्ली से हैं, मरियप्पन थंगावेलु हैं तमिलनाडु से, रोहित शर्मा है नागपुर महाराष्ट्र से, विनेश फोगाट और रानी रामपाल दोनों हैं हरियाणा से। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें पुरस्कार राशि भी चेंज की गई है। जो अर्जुन पुरस्कार होता है इसमें अभी तक मिलते थे 5 लाख रुपए, अब इसको बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। ऐसे ही जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है इसमें अभी तक मिलते थे 7.5 लाख रुपए, लेकिन इसको बढ़ा करके 25 लाख रुपए कर दिया गया है। हालांकि जो भी राशि बढ़ाई गई है वो मैं आपको इसी वीडियो में बिल्कुल भी आसान तरीके से याद करा दूंगा, इससे आपको कभी भी इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समय भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इन्होंने कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस नाम से एक इंटरैक्टिव वीडियो गेम लॉन्च किया है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ये कोविड-19 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए अपनी तरह का पहला वीडियो गेम है, ताकि बच्चे इसको खेलते हुए एंटरटेन भी हों और साथ ही साथ कोरोना वायरस से कैसे बचना है इसके तरीके भी सीख पाएँ। तो अपनी तरह के पहले इस इंटरैक्टिव वीडियो गेम का नाम रखा गया है द कोरोना फाइटर्स। द कोरोना फाइटर्स। गूगल कंपनी ने भारत में लोगों को नौकरी तलाशने में मदद करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है कोरोमो जॉब्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इससे भारत के लोगों को जॉब सर्च करने में हेल्प मिलेगी, खासकर इस कोविड-19 के दौर में जब लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। तो ऐसे समय में ये एप्लीकेशन काफ़ी मददगार साबित होगा। इससे पहले इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सोडर एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो गूगल की ये दोनों एप्लीकेशन आपको याद रखनी है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये उड़ने वाली गिलहरी है। जनरली आपने नॉर्मल गिलहरी देखी होगी जो उड़ नहीं सकती, लेकिन ये एक उड़ने वाली गिलहरी है। इसको बोला जाता है वूली फ्लाइंग स्क्वेरल, और माना जाता है कि 70 साल पहले ये विलुप्त हो चुकी है। इसको IUCN की रेड लिस्ट में भी रखा गया है, लेकिन हाल ही में इसको भारत के एक नेशनल पार्क में देखा गया है। तो इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में 70 साल पहले विलुप्त माने जाने वाली उड़ने वाली गिलहरी देखी गई है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है।
उत्तराखंड का उत्तरकाशी जिला हाल ही में एक और कारण से न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर हिम तेंदुआ के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, राइट। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स से है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि कैरेबियाई प्रीमियर लीग में खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो जिस तरीके से भारत में इंडियन प्रीमियर लीग होता है, ऐसे ही जो कैरेबियाई देश हैं ये आपस में खेलते हैं कैरेबियाई प्रीमियर लीग। ये एक T20 प्रतियोगिता होती है और इसका हर साल आयोजन किया जाता है। तो इस बार जो CPL 2020 हुआ था, इसमें एक भारतीय खिलाड़ी ने भी खेला है। इनका नाम है प्रवीण तांबे और ये CPL के अंदर खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने जिस टीम के लिए खेला है इसको बोलते हैं त्रिनबागो नाइट राइडर्स। त्रिनबागो नाइट राइडर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जो है, जिसके मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो भारत का जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है, इसके हिसाब से जैविक खेती के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो ऑर्गेनिक खेती करने के मामले में दुनिया में नंबर 1 पर है भारत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा किसान जैविक खेती में लगे हैं, यानी कि भारत के अंदर ऑर्गेनिक फार्मर्स की संख्या सबसे ज़्यादा है। और आपको बता दूं कि भारत का जो सिक्किम राज्य है, ये 100% जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इनमें से किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, क्योंकि इसका प्रदर्शन इस साल काफ़ी अच्छा रहा। आपको पता होगा इस साल जो सबसे पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, उसमें इसी यूनिवर्सिटी ने नंबर 1 स्थान हासिल किया था। तो इसको इस साल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी गई है। मशहूर टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन की हाल ही में डेथ हो गई। ये हैं एंजेला बक्सटन। तो आपको बताना है कि ये कौन से देश से हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्रिटेन। और इन्होंने अब तक 2 बार टेनिस में ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया था। ये डबल्स की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने इनके साथ में 2 बार टेनिस डबल्स का खिताब जीता था ग्रैंड स्लैम में। एक बार जीता था फ्रेंच ओपन और एक बार विंबलडन ओपन। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीता है। ये जो वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हुई थी, इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड के अंदर और इसको इंग्लैंड के ही एक व्यक्ति ने जीत लिया है। इनका नाम है रोनी ओसुलिवन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इन्होंने 6ठी बार ये खिताब हासिल किया है। और स्नूकर में जब भी बात आती है तो भारत के एक मशहूर खिलाड़ी हैं, इनका नाम है पंकज आडवाणी। भारत और किन 2 देशों ने मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों कंट्रीज मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलियंस पहल शुरू करेंगे। इसका मकसद ये है कि हिंद महासागर क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, ताकि चीन के ऊपर निर्भरता कम हो जाए। तो इसके लिए भारत के साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। किस भारतीय ने लंदन में आयोजित मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, लंदन में क्या है कि इस साल माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया था और जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड, तो इसमें सारे के सारे जो स्पोर्ट्स होते हैं वो माइंड से रिलेटेड ही खेले जाते हैं। तो इसी के अंदर मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया था, यानी कि इसमें यह चेक किया जाता है कि कौन कितना फास्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकता है। तो इसी में एक भारतीय ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। यहाँ पर आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। ये हैदराबाद शहर से हैं और इनका नाम है नीलकंठ भानु प्रकाश। नीलकंठ भानु प्रकाश। तो इस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इससे पहले भी इन्होंने कई सारे रिकॉर्ड्स हासिल किए हैं। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नाम से एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को मंजूरी दी है, यानी कि इसमें सिर्फ लार का इस्तेमाल करके ही बहुत ही जल्द कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। तो इसको हाल ही में अमेरिका ने मंजूरी दी है। किन 2 सामान्य बीमा कंपनियों ने अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की है। तो भारत की 2 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो आपस में मर्ज हो जाएंगी। एक तो है ICICI लोम्बार्ड और दूसरी है भारती एक्सा। इस डील में यह डिसाइड किया गया है कि जो ICICI लोम्बार्ड है ये भारती एक्सा का अधिग्रहण करेगी और इन दोनों के मर्ज होने के बाद
जो नई यूनिट बनेगी वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इन दोनों कंपनियों का हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। निम्न में से किस संस्था ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, इसको शॉर्ट में बोला जाता है EPI इंडेक्स। तो इसको पहली बार जारी किया गया है और इसको जारी किया भारत के नीति आयोग ने। इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आधार पर रैंक किया गया है कि उनकी निर्यात को लेकर तैयारी कैसी है। तो ये जो इंडेक्स जारी किया गया है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें टोटल 4 पिलर बनाए गए हैं। इन्हीं 4 पिलर पर राज्यों को रैंक किया गया है। सबसे पहले है पॉलिसी, यानी कि राज्य के अंदर निर्यात को लेकर उनकी पॉलिसी कैसी है, नीतियाँ कैसी हैं। दूसरा है बिजनेस इकोसिस्टम, यानी कि राज्य के अंदर बिजनेस करने के लिए माहौल कैसा है, क्योंकि अगर एक राज्य के अंदर बिजनेस इकोसिस्टम ही अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और जब इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो वहाँ पर चीज़ें बनेंगी नहीं, और जब चीज़ें बनेंगी नहीं तो फिर निर्यात कहाँ से होगा। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो बिजनेस इकोसिस्टम का क्राइटेरिया है इसको इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है 40%, बाकी सबको 20-20% वेटेज दिया गया है। इसके बाद तीसरा है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और चौथा है एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। तो यही 4 पिलर्स बनाए गए हैं जिन पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंक किया गया है। इस इंडेक्स में टोटल 4 कैटेगरी बनाई गई है। तो सबसे पहले हम एक एक कैटेगरी में देखेंगे कि कौन से राज्य ने टॉप किया है, फिर उसके बाद देखेंगे ओवरऑल कौन सा राज्य नंबर 1 पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले है कोस्टल राज्य, यानी कि भारत के जो तटवर्ती राज्य हैं जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इनमें नंबर 1 पर है गुजरात। भारत के जो राज्य हिमालय से सटे हैं उनमें नंबर 1 पर है उत्तराखंड। इसके बाद तीसरी कैटेगरी है लैंड लॉक्ड स्टेट्स की, यानी कि भारत के जो राज्य चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए हैं उनमें नंबर 1 पर है राजस्थान। इसके बाद लास्ट कैटेगरी है यूनियन टेरिटरीज की, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, और इसमें आप देख सकते हैं गोवा को भी शामिल किया गया है क्योंकि गोवा का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ही कम है, तो इसीलिए गोवा को इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो इसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है दिल्ली का। अब अगर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस के हिसाब से रैंक किया जाए तो इसमें आपको टॉप 3 याद रखने हैं ओवरऑल रैंकिंग्स में। नंबर 1 पर है गुजरात, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, और ये सभी के सभी भारत के तटवर्ती राज्य हैं। तो इतना आपको इस इंडेक्स के बारे में याद रखना है, इसको नीति आयोग ने जारी किया है। तो इसी पर यहाँ पर एक क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कोई भी कैटेगरी मेंशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर ओवरऑल रैंकिंग की बात हो रही है। तो इसमें नंबर 1 पर है गुजरात। 2020 के लिए किस क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इस साल ICC के हॉल ऑफ फेम में 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है। एक तो है दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कैलिस, फिर पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज जहीर अब्बास और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान लिसा स्टालेकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप इस सभी को देख सकते हैं, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के लिसा स्टालेकर, ये हैं दक्षिण अफ्रीका के जैक कैलिस और ये हैं पाकिस्तान के जहीर अब्बास। इस बार किसी भी भारतीय क्रिकेटर को इसमें शामिल नहीं किया गया, हालांकि 2019 में सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया था और ये भारत के 6ठे क्रिकेटर बने थे जिनको ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो ICC हॉल ऑफ फेम के अंदर भारत के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है आज तक। किस देश के पूर्व कप्तान कैमरून वाइट ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रहे हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को GST से छूट मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 40 लाख रुपए। तो अब से जिन भी कारोबारियों का सालाना कारोबार 40 लाख रुपए तक है उनको GST से छूट मिलेगी। अभी तक ये लिमिट थी 20 लाख रुपए तक। T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो दुनिया के पहले गेंदबाज जिन्होंने T20 के इतिहास में 500 विकेट लिए हैं, इनका नाम है ड्वेन ब्रावो और ये वेस्ट इंडीज़ के लिए खेलते हैं। अब ये क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है टेस्ट क्रिकेट की। तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जेम्स एंडरसन, जो कि इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। तो जेम्स एंडरसन जो हैं ये पहले तेज गेंदबाज बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, टेस्ट क्रिकेट में ही इनसे ज़्यादा विकेट भी 3 खिलाड़ियों ने लिए हैं, और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन ने। इन्होंने आज तक टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लिए हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन आपको पता होगा ये एक स्पिन बॉलर हैं, और स्पिन बॉलिंग में आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन अगर फास्ट बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं जेम्स एंडरसन ने, टोटल 600 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? यानी कि ये नदी के ऊपर बनाया गया भारत का सबसे लंबा रोपवे है। इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर, और ये जिस नदी पर बनाया गया है इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये असम के 2 शहरों को जोड़ता है, गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि आसाम। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि आपको पता होगा केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किया है, यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, NCTP। तो आपको ये बताना है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो काउंसिल बनाई गई है इसका काम ये होगा कि अगर ट्रांसजेंडर लोगों के हित में कोई भी काम किया जाता है, चाहे कोई नीतियाँ बनानी हो, कोई कानून लाना हो, तो इन सब के लिए ये जो परिषद होगी ये सरकार को सलाह देगी। तो वैसे तो इस काउंसिल में कई सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन इसके पदेन अध्यक्ष होंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जो कि इस समय हैं थावर चंद गहलोत। राइट, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इसी मंत्रालय के जो राज्य मंत्री होंगे वो इसके पदेन उपाध्यक्ष होंगे। बाकी जो सारे मेंबर्स होंगे उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। किस फुटबॉल क्लब ने यूएफा चैंपियंस लीग 2019-20 का खिताब जीत लिया है? तो इस साल की यूएफा चैंपियंस लीग को जीता है बायर्न म्यूनिक ने। ये जर्मनी का फुटबॉल क्लब है, और इसने फाइनल में हराया था पेरिस सेंट जर्मन क्लब को, जो कि नाम से ही पता चल रहा है ये फ्रांस का एक फुटबॉल क्लब है। देश के शिक्षण संस्थानों में शोध की संस्कृति विकसित करने के लिए किस संस्था की स्थापना की जाएगी? यानी कि जो भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की जाएगी? तो इसके लिए भारत के अंदर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ऐसा इस बार की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है। अब ये क्वेश्चन भी इस बार की नई शिक्षा नीति से है। इसमें आपको ये बताना है कि किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका ये मतलब है कि प्री स्कूलिंग से लेकर कक्षा 12वीं तक जितने बच्चे यहाँ पर प्री स्कूलिंग में एंटर होंगे उतने ही बच्चे यहाँ पर कक्षा 12वीं से बाहर निकलेंगे। तो ये तो लक्ष्य है जिसको हासिल करना है, लेकिन आज के समय में रियलिटी यह है कि स्टार्टिंग में यानी कि प्री स्कूलिंग में लगभग 100% एनरोलमेंट हो जाता है। तो कक्षा 5वीं तक लगभग सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन कक्षा 5वीं के बाद से ही बच्चे स्कूल छोड़ना शुरू कर देते हैं। अगर मैं क्लास 6 से लेकर 8 तक की बात करूं तो यहाँ पर जो एनरोलमेंट होता है ये केवल 91% रह जाता है, यानी कि 9% बच्चे क्लास 5वीं से ही छोड़ देते हैं। इसके बाद अगर हम और आगे देखें तो कक्षा 9 और 10 में ये जो एनरोलमेंट होता है ये केवल 79.3% रह जाता है, और कक्षा 11वीं और 12वीं में ये काफ़ी कम हो जाता है, केवल 56.5%। तो ये जो कक्षा 12वीं आते आते एनरोलमेंट लगभग आधा हो जा रहा है, इसी को 100% पर बनाए रखना है। तो ये लक्ष्य रखा गया है साल 2030 तक के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसे ही हायर एजुकेशन के अंदर ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है इसको 2035 तक 50% तक लाना है। तो दोनों आपको लक्ष्य याद रखने हैं। नई शिक्षा नीति में एक चीज़ ये भी बोला गया है कि भारत के लगभग 2 करोड़ जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनको फिर से स्कूल के अंदर ले जाना है। इनमें से किस IIT संस्था ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय और लोक कला अकादमी की शुरुआत की है? यानी कि भारत के IIT संस्थान जो हैं वहाँ पर म्यूजिक वगैरह की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऐसा सबसे पहले किया गया है IIT खड़गपुर में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगस्त 2020 में इनमें से किस देश ने काला सागर तट के समीप
एक बहुत बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि तुर्की। यहाँ पर मैं आपको इसको मैप पर दिखाता हूँ। यह है ब्लैक सी और यहाँ पर है तुर्की। तो ब्लैक सी के अंदर जो तुर्की का रीजन है, यहाँ पर तुर्की ने लगभग 320 बिलियन क्यूबिक मीटर के प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है। 320 बिलियन क्यूबिक मीटर। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रसेप तैयब एर्दोगन, उन्होंने बोला है कि 2030 तक वो इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला रीजन है, यहाँ पर जल संकट का समाधान करने के लिए इजराइल के साथ में समझौता किया गया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो आपको यह भी याद रखना है कि भारत का जो खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग है, इसने उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में सहारनपुर और बुलंदशहर, तो ये जो उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं, यहाँ के 70 प्रवासी मजदूरों को 700 मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं और ये सब KVIC ने हनी मिशन के तहत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इनमें से किस लेखक या लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीत लिया है? इस बार के इंटरनेशनल बुकर प्राइज की विनर हैं मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये नीदरलैंड से हैं। इन्होंने जो अपना पहला उपन्यास लिखा है उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इनमें से किस बैंक ने किसानों की साख का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने का फैसला किया है? यानी कि किसानों की भूमि संपत्ति की जानकारी के लिए यह जो बैंक होगी, ये सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करेगी। तो कौन सी बैंक है ये? इसका नाम है ICICI बैंक, जिसके MD और CEO हैं संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूं, SBI के अंदर एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। इसके एक नए MD बने हैं अश्वनी भाटिया। SBI के इस समय चेयरमैन हैं रजनीश कुमार और इसमें 4 MD होते हैं, तो अभी लेटेस्ट एक नए MD बने हैं अश्वनी भाटिया। बाकी यहाँ पर अन्य 3 को भी आप देख सकते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की समग्र रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? ये जो इंडेक्स जारी किया गया है, इसको एक ऑनलाइन प्राइवेसी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर ने लॉन्च किया है, जिसका नाम है सर्फ। तो इसने ये जो इंडेक्स जारी किया है, इसमें दुनिया के 85 देशों को उनकी डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर रैंक किया गया है। तो इसमें टोटल 5 क्राइटेरिया बनाए गए हैं। इसके बाद इन कंट्रीज की ओवरऑल रैंकिंग भी बनाई गई है। वैसे आपको सिर्फ ओवरऑल रैंकिंग ही याद रखनी है, लेकिन आप जानकारी के लिए ये भी देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, यानी कि किस कंट्री में आसानी से बहुत ही कम पैसे में इंटरनेट उपलब्ध है। तो इस मामले में भारत की रैंक ठीक ठाक है, भारत की रैंक है 9। इसके बाद यहाँ पर है इंटरनेट क्वालिटी। तो इंटरनेट क्वालिटी में भारत की रैंक बहुत ही खराब है। 85 देशों में भारत की रैंक है 78 और दुनिया में सबसे बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी है सिंगापुर में। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 पर है UAE और भारत की रैंक है 79। फिर इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी, इसमें नंबर 1 पर है ब्रिटेन और भारत की रैंक है 57। यहीं पर मैं आपको बता दूं, जो ओवरऑल रैंकिंग है उसमें भी भारत की रैंक है 57। फिर इसके बाद लास्ट में है E-गवर्नमेंट, इसमें भारत की रैंक है 15 और नंबर 1 पर है सिंगापुर। तो ये बस आपको जानकारी के लिए याद रखना है। अब मैं आपको वो बताता हूँ जो आपको अपने एग्जाम के लिए याद रखना है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो डिजिटल सेवाओं की गुणवत्ता के मामले में नंबर 1 कंट्री है डेनमार्क और भारत की रैंक है 57। तो अब हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें यही पूछा गया था समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान, तो करेक्ट आंसर होगा 57। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह पूछा जा रहा है कि इनमें से किस राज्य में मुद्रा लोन योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर मुद्रा लोन योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित ऑनलाइन लघु फिल्म प्रतियोगिता 2020 में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार की इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशंस के हिस्से के रूप में भारत का जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, इसने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसका नाम था
ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को शॉर्ट फिल्में बनाना था और इन फिल्मों की थीम ऐसी होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो। तो ये जो कॉन्टेस्ट रखा गया था ये 14 जुलाई से लेकर 7 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया और इसमें यह डिसाइड किया गया था कि जो फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगा 1 लाख रुपए, जो सेकंड विनर होगा उसको मिलेगा इसका आधा यानी कि 50,000 रुपये और थर्ड विनर को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आप विनर्स के नाम देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट प्राइज जीता है अभिजीत पॉल की मूवी ने जिसका नाम है MI, तो इसको मिला है फर्स्ट प्राइज। सेकंड प्राइज मिला है देवोजो संजीव की डायरेक्टेड फिल्म अब इंडिया बनेगा भारत और थर्ड प्राइज के विनर हैं युवराज गोकुल, इनकी फिल्म का नाम है 10 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया है। राइट आंसर होगा अभिजीत पॉल और इनकी मूवी का नाम है MI। अगस्त महीने में एक गोल्फ टूर्नामेंट हुआ था महिला ब्रिटिश ओपन 2020 और इसका वैसे ऑफिशियल नाम था 2020 AIG वुमेन्स ओपन। तो आपको बताना है कि इसका खिताब किसने जीता है। इसको जीता है सोफिया पोपोव ने। ये जर्मनी के गोल्फर हैं और इस खिताब को जीतने वाली भी ये जर्मनी की पहली गोल्फर हैं। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। नितिन गडकरी जो कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, साथ ही साथ ये भारत के MSME मंत्री भी हैं। तो आपको बताना है कि इन्होंने देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है। यानी कि भारत के अंदर राजमार्गों से रिलेटेड जितने भी वृक्षारोपण परियोजनाएं शुरू की जाती हैं उसमें हर एक पेड़ की निगरानी की जाएगी इस एप्लीकेशन के जरिए। इसका नाम है हरित पथ और इसको डेवलप किया है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। इस एप्लीकेशन पर हर एक पेड़ की 3-3 महीने में एक फोटो अपलोड की जाएगी। भारत के जो भी युवा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक हैं उनको करियर संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो इस एप्लीकेशन का नाम है माई IAF। यहाँ पर IAF का मतलब है इंडियन एयरफोर्स। तो जो भी लोग भारतीय वायुसेना में भर्ती होने के इच्छुक हैं उनको इस एप्लीकेशन के जरिए करियर संबंधी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इस एप्लीकेशन में भारतीय वायुसेना के इतिहास से जुड़ी जानकारी भी दी गई है, उसकी सौरगाथाओं के बारे में भी यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC कैडेटों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कोविड-19 के चलते जो NCC कैडेट्स हैं इनकी ट्रेनिंग में बाधा आ रही थी, इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनके ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए यानी कि इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम रखा गया है DGNCC। इसका फुल फॉर्म होगा डायरेक्टरेट जनरल और उसके बाद फिर NCC का यही होगा नेशनल कैडेट कॉर्प्स। शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो नेशनल टीचर अवार्ड इस बार दिया गया है टोटल 47 टीचर्स को और ये जो पुरस्कार होता है ये राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर दिया जाता है यानी कि 5 सितंबर को। ये क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको ये बताना है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के किस एकमात्र टीचर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। ये जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय होता है ये स्पेशली जनजातीय बच्चों के लिए होता है। तो भारत में इस तरह के जो स्कूल हैं उसके किसी भी टीचर को आज तक नेशनल टीचर प्राइज नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार जो 47 टीचर्स को अवार्ड दिया गया है उसमें से एक टीचर जो हैं इनका नाम है सुधा पेनुली और उत्तराखंड के देहरादून में एक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय है, उसी की ये वाइस प्रिंसिपल हैं। तो इस तरीके से ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पाने वाली पहली टीचर बन गई हैं। भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अब इसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो इसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में भी बताया था, आंसर होगा 25 लाख रुपए। 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए। यहां पर आप देख सकते हैं इन 4 कैटेगरीज में इस साल प्राइज मनी में चेंज किया गया है। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। जो अभी तक प्राइज मनी दी जाती थी वो तो आपको पता ही होगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए और बाकी सब में 5 लाख रुपए। तो अब यहाँ पर आपको मेरी बात ध्यान से सुननी है। ये जो 7.5 लाख रुपए हैं इसमें 25 लाख रुपए किया गया है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ये आपको इजीली याद होगा।
इसके अलावा जो हैं इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको इसके लिए आसान तरीका बताता हूँ। तो जिनमें भी पहले 5 लाख रुपए था, या तो उनमें 2 गुना कर दिया गया है या फिर 3 गुना कर दिया गया है। तो अगर आपको यही पता चल जाए कि किस में 2 गुना करना है, किस में 3 गुना करना है, तो फिर आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको पुरस्कार का नाम देखना है, इससे ही आप आंसर कर पाएंगे। जिस भी पुरस्कार के नाम में आपको अक्सर आ दिखाई देगा, इसका मतलब ये है कि उसमें आपको 3 गुना करना है, क्योंकि जो आ की शेप होती है ये 3 के जैसे होती है, राइट। तो अर्जुन पुरस्कार जो है इसमें भी अक्सर आ आता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, आजीवन और नियमित, यानी कि लाइफ टाइम और रेगुलर। तो यहाँ पर आजीवन में अक्सर आ है, इसी से आप समझ गए हैं कि इन दोनों में आपको 3 गुना करना है, यानी कि इन दोनों में अभी तक कितना था 5 लाख, तो इनमें आपको 3 गुना करना है, यानी कि अब होगा 15 लाख रुपए। बाकी इन दोनों में आपको अक्सर नहीं दिखाई दे रहा है, तो इनमें आपको सीधे सीधे डबल करना है, यानी कि 10 लाख रुपए। ओके, तो इस तरीके से आपको ये आसानी से याद रहेगा, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत ने किस वर्ष ब्रिक्स खेलों की मेज़बानी करने की योजना बनाई है? तो 2021 में जो ब्रिक्स गेम्स होंगे उसकी मेज़बानी करेगा भारत। और जैसा कि आप जानते होंगे, जो नेक्स्ट ईयर खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसका आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। तो यहीं पर एक ही साथ में ब्रिक्स खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। किस बीमा कंपनी ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नाम का अपनी तरह का पहला बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? तो इसके नाम से ही आप समझ गए होंगे, ये एक ऐसा उत्पाद लॉन्च किया गया है जिसको आप किसी को भी गिफ्ट में दे सकते हैं, यानी कि इस पॉलिसी को आप खरीदेंगे और उसके बाद आप किसी को भी दे सकते हैं। इसमें कंडीशन ये रखी गई है कि जिसको भी ये गिफ्ट में मिलेगा उसकी एज जो है वो 18 से 65 साल की उम्र के बीच में होनी चाहिए। तो इस इंश्योरेंस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है SBI जनरल इंश्योरेंस ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, आंसर होगा 29 अगस्त। और ये जो दिवस होता है ये हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 29 अगस्त को ही एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट इंटरनेशनल डे। 24 से लेकर 28 जुलाई 2020 के बीच इनमें से कौन सा सप्ताह मनाया गया? तो 24 से लेकर 28 जुलाई के बीच विश्व जल सप्ताह मनाया गया, वर्ल्ड वाटर वीक। इसका आयोजन करता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट। तो हर साल इसका आयोजन करता है और इस बार इसकी थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। निम्न में से किस शहर में वर्चुअल तरीके से विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन किया गया, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली के अंदर और इसको आयोजित किया था नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज NCPUL। आप सभी को पता होगा कि जो क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान है, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, तो आज के समय इसका चौथा फेज चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि उड़ान 4.0 के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कितने नए मार्गों को मंजूरी दी है? तो उड़ान 4.0 के तहत टोटल 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। और इसमें जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं या फिर जो लक्षद्वीप जैसे आइलैंड्स हैं, इनमें कनेक्टिविटी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सबसे स्वच्छ राजधानी का दर्जा किसको दिया गया है? तो अगर आपको याद हो तो 2019 में भारत की क्लीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड दिया गया था भोपाल को, लेकिन इस बार इसका आंसर ही नहीं होगा। इस बार भारत की क्लीनेस्ट कैपिटल का अवार्ड दिया गया है नई दिल्ली को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना कि बी। माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ये दोनों ही जुड़वा भाई हैं और दुनिया भर में ब्रायन ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि इनका संबंध किस खेल से है। ये अमेरिका के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये दोनों ही भाई डबल्स में टेनिस प्रतियोगिता खेलते हैं। इनकी 3 सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये कि इन्होंने आज तक 119 टूर्नामेंट जीते हैं और इन 119 टूर्नामेंट्स में से 16 ग्रैंड स्लैम भी शामिल हैं। ओके, इसके अलावा इनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि है 2012 के अंदर जो लंदन में ओलंपिक्स हुए थे, उसमें इन्होंने टेनिस डबल्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था।
और इनकी तीसरी बड़ी उपलब्धि है, जिसको इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी कहा जाता है, कि इन्होंने साल 2003 के अंदर टेनिस डबल्स की रैंकिंग में ये नंबर 1 पायदान पर पहुंच गए थे और लगातार 438 सप्ताह तक ये नंबर 1 पर बने रहे। तो लगभग ये 8 साल तक नंबर 1 पायदान पर बने रहे। तो इसीलिए इनको आज तक की सबसे बेस्ट टेनिस डबल्स की जोड़ी कहा जाता है। और अभी ये चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट की है। दिग्गज हॉलीवुड अभिनेता चैडविक बोसमैन की हाल ही में डेथ हो गई 43 साल की एज में। आपको बताना है कि किस देश से थे। तो ये थे अमेरिका से, सो आंसर होगा ऑप्शन डी। और ब्लैक पैंथर जो हॉलीवुड मूवी आई थी उसमें इन्होंने किंग टीसाला का रोल निभाया था, जो कि काफ़ी मशहूर भी हुआ था। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस AR लक्ष्मणन की भी हाल ही में डेथ हो गई। ये सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं और भारत का जो 18वां विधि आयोग था उसके ये अध्यक्ष भी थे। साथ ही साथ भारत की 2 हाई कोर्ट्स के ये मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 50, इनमें से किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के अधीन लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? देखिए, आप सभी को पता होगा जो संविधान की 6ठी अनुसूची है इसमें भारत के 4 राज्य आते हैं, AM, TM, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और अभी अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने पूरे के पूरे राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खंडू, यहाँ के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। इनमें से कौन सा राज्य थम्बी महोत्सव 2020 नामक पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल आयोजित करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केरल। ये जो ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल होता है इसका आयोजन किया जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि WWF, इसकी जो इंडिया में ब्रांच है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसको भारत में मनाना शुरू किया गया था साल 2018 में, लेकिन अभी तक इसको सिर्फ नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज किया जाता था और इस साल ये पहली बार स्टेट लेवल पर आयोजित किया जाएगा केरल के अंदर। इसका शुभंकर बनाया गया है पंटालू को। ये एक ड्रैगन फ्लाई है पंटालू। एक पुस्तक हाल ही में लिखी गई है जिसका टाइटल है वन अरेंज्ड मर्डर। आपको बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। तो इनको आप देखकर ही समझ गए होंगे, ये हैं चेतन भगत। इन्होंने अभी तक 9 नावल लिखी हैं और इनकी 9 में से 5 नावल पर बॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। यहाँ पर आप इनकी लेटेस्ट नावल देख सकते हैं। इसके अलावा भी एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है क्रिकेट द्रोण फॉर द लव ऑफ वासु परांजपे। तो वासु परांजपे जो थे ये एक क्रिकेट कोच थे और इन्हीं के जीवन पर एक किताब लिखी गई है। इसको लिखा है इन्हीं के बेटे ने, जतिन परांजपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई पीढ़ी की एक स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की है जिसका नाम रखा गया है चुनौती? तो इसको शुरू किया है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो चुनौती नाम की प्रतियोगिता शुरू की गई है इसका मकसद ये है कि भारत के जो Tier 2 शहर हैं उन पर फोकस करते हुए भारत के अंदर सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या किया जाएगा, भारत के जो Tier 2 शहर हैं इनमें से 300 स्टार्टअप का चयन किया जाएगा और फिर इन 300 स्टार्टअप्स को शुरुआती स्तर पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इनकी हेल्प की जाएगी ताकि भारत के अंदर सॉफ्टवेयर उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। तो कुल मिलाकर ये जो चुनौती नाम का कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है इसका मकसद यही है कि भारत के अंदर सॉफ्टवेयर की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जाए। ओके, तो इसको आपको याद रखना है। इसको शुरू किया है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने। तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अब यहाँ पर मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा जो कि इसी वीडियो पर बेस्ड होगा। इनके राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार के लिए जो पुरस्कार राशि दी जाती है 5 लाख रुपए, अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इनमें से किस देश ने काला सागर तट के समीप लगभग 320 बिलियन क्यूबिक मीटर क्षेत्र के प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है? तो इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमने अगस्त महीने के लास्ट वीक की जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इसी के साथ अगस्त महीने की चारों वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं।
इसमें हम लोगों ने लगभग 200 क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अब इन 200 क्वेश्चंस में से 120 सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो होंगे उनको मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर उसको मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो के रूप में लेकर आऊँगा। उसको आपको रिवीजन की तरह देखना होता है और अपने एग्जाम से पहले आपको उसको देख कर जाना होता है। तो अगर आपने वीकली करंट अफेयर्स की ये चारों वीडियोज़ देख ली हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो आएगी उसमें आप हर एक क्वेश्चन का आंसर देखते ही कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।